तो ये चैप्टर नंबर हीट का रिमेनिंग पोर्शन है हमारा, जिसमें तकरीबन पूरे दरिया को एक कूदे में बंद किया गया। सही है, तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को देखें, समझें क्या क्या चीज़ें, सारे टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर हीट से रिलेटेड बात की थी और वो रिमेनिंग पोर्शन जो रह गया था उसमें से बात शुरू हो रही है यहाँ पर हीट कैपेसिटी से। ठीक है ना, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, रिलेशन बिटवीन द हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, और रिलेशन बिटवीन द हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट, एंड रिलेशन बिटवीन हीट स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। ये सारे रिलेशंस आपको याद होने चाहिए फिंगर टिप पे। सही है, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछते हैं, बातों का डेफिनेशन या बातों का जिनकी यूनिट्स पूछ लिया जाता है। तो हीट कैपेसिटी हरारत की मिकदार बोलते हैं इसको उर्दू में नॉर्मली। तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो बॉडी अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है उसको उसकी हीट कैपेसिटी कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि चाहिए होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपना अमाउंट ऑफ टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स हीट कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिफरेंट किस्म के मेटल्स हैं, एक आयरन है, एक ब्रास है, एक ब्रॉन्ज है, एक स्टील है। डिफरेंट किस्म के अगर मेटल्स हैं तो हर मेटल जो है वो ख़ास किस्म की अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर राइज करवाता है। ठीक है ना, जिस तरीके से आपके पास मरकरी एक लिक्विड मेटल है, ठीक है ना, तो वो कम अमाउंट ऑफ हीट में क्या करता है, अपना टेम्परेचर रेज करना शुरू कर देता है। तो डिफरेंट किस्म के जो हमारे पास सब्सटेंस हैं वो डिफरेंट किस्म की हीट एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर राइज करना शुरू करती हैं। हीट कैपेसिटी में लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी बॉडी का टेम्परेचर क्या करवा दे, इंक्रीज करवा दे, राइज करवा दे, उसको कहते हैं हीट कैपेसिटी। इंडिकेटेड बाय, यहाँ पे डेल्टा क्यू लिखा हुआ है, इंडिकेटेड बाय एक्चुअली में ये सी होता है, हीट कैपेसिटी इज इंडिकेटेड बाय सी। फॉर्मूला इसका C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। फिजिक्स के अंदर जो फार्मूलाज होते हैं उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो हीट कैपेसिटी है वो रेशो बन रहा है अमाउंट ऑफ हीट के दरमियान और टेम्परेचर के दरमियान, मतलब कितना टेम्परेचर ले करके वो कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो अपना इंक्रीज करवाएगा, दैट इज़ कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। तो रेशो क्या बन रहा है, अमाउंट ऑफ हीट डिवाइड बाई टेम्परेचर। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स यूनिट इज़ जूल, एंड टेम्परेचर की यूनिट या तो केल्विन या तो डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसकी यूनिट जूल पर केल्विन भी हो सकती है और जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकती है, दोनों यूनिट हो सकती है। ठीक है ना, उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक के माने होता है मखसूस, और उसको उर्दू में बोलते हैं हरारत मखसूसा। ठीक है ना, एक ख़ास अमाउंट ऑफ हीट, इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन करते हैं, कुछ ख़ास बनाते हैं। वो ख़ास क्या बनाते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, ये ख़ास हो गया कि किसी बॉडी का कितना मास कितना होना चाहिए, द मास शुड बी 1 kg एंड द टेम्परेचर शुड बी इंक्रीज बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। तो अगर कोई 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट हो और उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसकी स्पेसिफिकेशन हो जाती है। हमने उसमें कुछ खास कर दिया है। ख़ास क्या क्या है कि मास 1 kg होना चाहिए और टेम्परेचर उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन जो है उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो हम उसको क्या कहेंगे, उसकी हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक का टर्म लगा हुआ है, स्पेसिफिक के माने ख़ास अमाउंट ऑफ हीट। तो ख़ास से क्या मुराद है कि ऑब्जेक्ट का मास 1 kg होना चाहिए और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो हम कहेंगे वो उसकी स्पेसिफिकेशन होगी, दैट इज़ कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। ठीक है ना, तो हर ऑब्जेक्ट अपना 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए या इंक्रीज़ करवाने के लिए वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लेगा। जो कॉपर अमाउंट ऑफ हीट लेगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए वो आयरन नहीं लेगा, और जो आयरन लेगा वो स्टील नहीं लेगा, जो स्टील लेगा वो ब्रास नहीं लेगा, जो ब्रास लेगा वो सिल्वर नहीं लेगा। बात समझ में आ रही है? तो हर की स्पेसिफिक हीट क्या होगी, अलग अलग होगी। उसके बाद इंडिकेट करवाते हैं सी डैश से, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, ये सारे टर्म सी से इंडिकेट हो रहे होते हैं। बस इसमें हम फ़र्क करने के लिए कैपिटल सी कभी स्मॉल सी कर देते हैं, कभी डैश लगा देते हैं, ठीक है ना, या कभी साथ में लिख देते हैं, सी बना करके नीचे ले देते हैं स्पेसिफिक, तो हो जाएगा स्पेसिफिक हीट। तो डिफरेंशिएट करने के लिए कि एक हीट कैपेसिटी है वो सी है और दूसरा स्पेसिफिक हीट है उसको सी डैश से इंडिकेट करवा दें, स्मॉल सी से इंडिकेट करवा दें, तो ये अपने ऊपर होता है आप इसको किस तरीके से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया हुआ बाय सी डैश, फॉर्मूला सी डैश इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ
टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, मास का जिक्र आ गया तो मास इज़ 1 किलोग्राम, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फॉर्मूला ही डेफिनेशन एक्चुअली में नज़र आ रहा है ना, कि क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। अगर यूनिट की बात करेंगे फॉर्मूले से निकलेगा, हीट की यूनिट जूल, मास की यूनिट केजी, टेम्परेचर की यूनिट या तो केल्विन या तो डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो यूनिट क्या बनेगी, जूल पर केजी केल्विन या जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। सही है, तो ये है इसकी स्पेसिफिक हीट। इसके बाद लिखा हुआ रिलेशन बिटवीन द, अभी जो हमने दो पढ़ा हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट, इसके दरम्यान का रिलेशन बिटवीन द हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट। हम ये बात जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला यानी कि सी डैश बराबर होता है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी के, है ना। अगर मैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये वाला जो टर्म है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, अगर इसको देखूँ यहाँ पर डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी तो किसके बराबर होता है, सी के। तो इसका मतलब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी की जगह क्या आना चाहिए, सी, और नीचे क्या बचेगा, मास। तो फॉर्मूला बना सी डैश इज इक्वल टू सी ओवर एम, इसको मैंने आगे लिखा है सी डैश इज इक्वल टू सी ओवर एम, और क्या हो जाएगा, सी डैश इज इक्वल टू, ठीक है ना, सी डैश इज इक्वल सी डैश इंटू एम इज इक्वल टू सी। ये रिक्वायर्ड रिलेशन है जो आपको याद होना चाहिए। अगर मासेस दिया हुआ है, दो स्पेसिफिक हीट गिवन है, एक स्पेसिफिक हीट गिवन है, कह रहे हीट कैपेसिटी मालूम करके दिखाएं, तो ये रिलेशन यूज़ करेंगे। अगर एमसीक्यूज़ में इस तरीके का टर्म लिखा हुआ है कि एक स्पेसिफिक हीट और एक हीट कैपेसिटी है, मास गिवन है, उसमें से एक चीज़ मालूम करनी है, या तो स्पेसिफिक हीट मालूम करने की या तो हीट कैपेसिटी, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। सही है ना। उसके बाद आगे टर्म लिखा हुआ मोलर स्पेसिफिक हीट, इसमें एक तो टर्म लगा हुआ मोलर और एक टर्म लगा हुआ स्पेसिफिक। स्पेसिफिक के माने ख़ास, कितना ख़ास, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। मोलर का जो टर्म लगा रहे हैं वो इसीलिए लगा रहे हैं कि स्पेसिफिक यानी कि ख़ास, कितना ख़ास, किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका मास 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस हो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। मोलर स्पेसिफिक हीट, तो मोलर से हो गया 1 मोल, और टेम्परेचर कितना बढ़ना चाहिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन। अगर हम 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी गैस का, किसी भी लिक्विड का, अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करवा देंगे तो वो बन जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इसको मैंने इंडिकेट करवाया है सी हीट कैपेसिटी के लिए और एन फॉर मोलर, एन फॉर मोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर्मूला क्या है इसका, सी एन इज इक्वल टू, जो डेफिनेशन है वही फार्मूला है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फार्मूला क्या बन रहा है, डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी। यहाँ पे फार्मूला बन रहा था स्पेसिफिक हीट का डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी, चूँकि मास का जिक्र था, यहाँ पे मोल का जिक्र है तो एन आ जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर मोल केल्विन या फिर जूल पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड। सही है ना। अब रिलेशन लिखा हुआ, रिलेशन बिटवीन द हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। हम ये बात जानते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट यानी कि सी एन, इसका फार्मूला क्या है, डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी। सही है ना। अगर आप यहाँ से डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी को सेपरेट करेंगे तो वो किसके बराबर होता है, हीट कैपेसिटी के, दैट इज कॉल्ड सी, और नीचे क्या बचेगा एन, तो सी एन बराबर होगा सी ओवर एन। इसका फार्मूला क्या बनेगा, ये वाला एन इधर आके एन से क्या हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा सी एन मल्टीप्लाई बाई एन इज इक्वल टू सी, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द मोलर स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास हीट से रिलेटेड, वो लिखा हुआ रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट के दरमियान और मोलर स्पेसिफिक हीट के दरमियान क्या रिलेशन होगा। हमने मोलर स्पेसिफिक हीट को क्या पढ़ा है कि ये बराबर होता है डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी के। अब ये जो एन है दैट इज़ कॉल्ड नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास इन ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। तो एन की जगह क्या आ गया, मास इन ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास यहाँ से कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू एम डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचेगा एम डेल्टा टी। सही है। अब ये जो हमारे पास ये वाला टर्म है डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी, डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी, यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू सी डैश, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। तो इस वाले टर्म की जगह क्या आ जाएगा, सी डैश बराबर में क्या बचेगा, इसके साथ मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मॉलिक्यूलर मास है। यहाँ पे ये बात याद रखेंगे, इसके जब एमसीक्यू ज़्यादा है
मॉलिक्यूलर मास अगर होगा तो कैपिटल एम, मास इन ग्राम होगा तो स्मॉल एम होगा। ऐसा नहीं मास इन ग्राम गिवन उसकी जगह आप मॉलिक्यूलर मास पुट कर रहे हैं। कैपिटल एम है और स्मॉल एम में फ़र्क है। स्मॉल एम इज़ द मास इन ग्राम एंड मॉलिक्यूलर मास इज़ द कैपिटल एम इज़ द मॉलिक्यूलर मास। तो हेयर कैपिटल एम इज़ द मॉलिक्यूलर मास। तो इसका फार्मूला क्या बना टोटल, सी एन इज इक्वल टू सी डैश इंटू एम। सी एन इज इक्वल टू सी डैश इंटू एम। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। तो ये रिलेशन हैं सारे। उसके बाद कुछ डेफिनेशन हैं जो एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। लिखा हुआ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है, मैटर का स्टेट चेंज करने के लिए। अगर लिक्विड है तो गैस हो जाए, ठीक है ना, और अगर सॉलिड है तो लिक्विड बन जाए। वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी मैटर का स्टेट चेंज कर दे। जैसे आइस है, आइस को अगर हम हीट देते हैं तो हीट देने के नतीजे में क्या होगी, वो मेल्ट होकर क्या बनेगी, लिक्विड, ठीक है ना। तो वो जो हीट हम उसको दे रहे हैं, जो वो सॉलिड से यानी कि आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसका स्टेट चेंज हो रहा है। वो सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो सॉलिड एक अलग स्टेट है मैटर का, लिक्विड एक अलग स्टेट है, तो मैटर का स्टेट चेंज हो रहा है। तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज कर दे, जो किसी भी मैटर का स्टेट चेंज कर दे, सॉलिड से कन्वर्ट कर दे लिक्विड के अंदर, लिक्विड से उसको चेंज कर दे गैस के अंदर, तो हम इसको कहते हैं लेटेंट हीट। वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। आगे क्या लिखा हुआ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसी तरीके से एक और चीज़ भी होती है, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। 3 किस्म की होती हैं ये। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है एंड लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन है। अगर हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ आइस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लिखा हुआ, ये बात आप याद रखेंगे कि जब आइस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। आपके पास 5 किलोग्राम का एक आइस का टुकड़ा मौजूद है, ठीक है ना। 5 मिनट के बाद वो 1 किलो मेल्ट हो गया, सपोज कर लेते हैं, तो बचा कितना बचा, 4 kg। तो 4 kg जो होगा वो क्या होगा, आइस होगा। तो आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। लेकिन वहाँ पे हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि पहले 5 kg था, उसमें से 1 किलोग्राम लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट गई वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि आइस को यानी कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है, लेकिन रिमेनिंग आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही है। तो इसका मतलब जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का अमल होता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है, ठीक है ना। आइस का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वो मेल्ट होता है ना। तो यहाँ पे ये बात देखी हुई है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो 1 किलोग्राम ऑफ आइस को किस में कन्वर्ट कर दे, लिक्विड स्टेट में, वो क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। कितनी एनर्जी चाहिए होती है, इसको कह रहा मैं HF। व्हाट इज HF? HF इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ आइस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, दैट इज 3.6 S.5 जूल पर kg। क्या लिखा हुआ है कि अगर 1 किलोग्राम ऑफ आइस, मैं 5 किलोग्राम बर्फ़ की बात कर रहा था, उसमें से 1 किलोग्राम मेल्ट हो गया, तो जो 1 किलोग्राम मेल्ट हुआ उसमें एनर्जी कितनी गई है, ये एनर्जी उसने इस्तेमाल किया है 1 किलोग्राम बर्फ़ को मेल्ट करवाने के लिए। तो 3.6 S.5 जूल पर kg इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ आइस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। तो ये भी पूछते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है। अगर 1 किलोग्राम को ये अमाउंट ऑफ हीट चाहिए तो 2 किलोग्राम को कितना चाहिए होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 किलोग्राम को कितना चाहिए होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। बात समझ में आ गई है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू वेपर्स एट हाई टेम्परेचर, ठीक है ना, एट हाई टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर दे करके लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो वो प्रोसेस कहलाता है वेपराइजेशन। और विदाउट टेम्परेचर जो अमल होता है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट, उसको कहा जाता है इवापोरेशन, जिसको हम एवापोरेशन कहते हैं। एवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, ठीक है ना। बारिश होती है, हमारे गली मोहल्लों में पानी जमा होता है, 2 दिन के बाद खुद गायब हो जाता है। क्यों? एवापोरेशन का अमल हुआ, रूम टेम्परेचर पर हो रहा
है ना। लोग वहाँ पर जा कर के आग तो नहीं जला रहे कि वो पानी वेपोरेट हो जाए, ऐसी है ना। तो यही चीज़ क्या है, एवापोरेशन और वेपराइजेशन में फ़र्क ये है, वेपराइजेशन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर एंड एवापोरेशन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। अगर आप घर के अंदर एक बोतल के अंदर पानी भरें हाफ और उसको किसी साइड में रख दें 1 हफ्ते के लिए, उसको कोई छुए ना, तो आप देखेंगे बॉटल के ऊपर की तरफ उसके ड्रॉप्स आपको नज़र आएंगे। वेपर से निकलना चाह रहे थे लेकिन जगह नहीं मिली तो वहाँ पर ट्रैप हो गए, तो आपको ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वाटर के, तो उसके अंदर वहाँ पे कौन सा अमल हो रहा है, एवापोरेशन का। लेकिन जब पानी को बॉयल किया जाता है, तो जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो वहाँ पे कौन सा अमल होता है, वेपराइजेशन का। और वेपराइजेशन के अमल के बाद, ठीक है ना, जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड रीच हो जाए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद स्टीम बनना शुरू हो जाती है, स्टीम, ठीक है ना। और स्टीम का टेम्परेचर पानी यानी कि हॉट वाटर के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। पानी का टेम्परेचर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी भी 101 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्योर वाटर का। और जो स्टीम जनरेट होगी वो स्टीम कब जनरेट होगी, मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 101, 102, 103, 104। तो ये टेम्परेचर जब बढ़ रहा है 100 से ऊपर तो पानी स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। और स्टीम से अगर आपका हाथ जल जाए तो वो सीवर यानी कि ख़तरनाक बर्न करता है एज़ कम्पेयर टू द हॉट वाटर, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ स्टीम इज़ ग्रेटर दैन द हॉट वाटर। स्टीम का टेम्परेचर गर्म पानी के टेम्परेचर से क्या है, ज़्यादा है, जब भी स्टीम ज़्यादा खतरनाक जलाती है किसके मुकाबले में, गर्म पानी के मुकाबले में। बात समझ में आ रही है। जब रोटी को सेकते हैं ना तो उसके अंदर, जब रोटी फूलती है तो उसके अंदर बन जाता है भाप, और अगर रोटी सेकते हुए कहीं से उसमें लीकेज आ जाए, फट जाए, तो वहाँ से स्टीम निकल करके हाथ में लगती है। आप लोगों को शायद ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है नहीं हुआ मुझे पता नहीं है। तो वो स्टीम जब हाथ में लगती है तो वो ख़तरनाक जलाती है गर्म पानी के मुकाबले में। बात समझ में आ रही है, क्यों ख़तरनाक जलाती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर 100 से ज़्यादा है। आ रही बात समझ में। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इनटू इट्स गैसियस स्टेट। कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में। वो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि 1 किलोग्राम पानी को किस में चेंज कर दे, गैस में कन्वर्ट करवा दे, वो क्या कहलाएगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जिस तरीके से इसकी वैल्यू है HF की 3.6 जूल पर kg, उसी तरीके से लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की भी वैल्यू है 2.25 एक्सपोनेंट 6 जूल पर kg। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 2.25 एक्सपोनेंट 6 जूल पर kg। दिस इज द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट and the amount of heat absorbed during the conversion, that is 2.25 एक्सपोनेंट 6 जूल पर kg। सही है ना। और एक चीज़ होती है लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे होते हैं गैसियस स्टेट में, ठीक है ना। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, घरों में अलमारियों के अंदर लोग काफूर रखते हैं, कैम्फर, ठीक है ना, कपड़े में खुशबू के लिए या फिर जर्म्स वगैरह से, बैक्टीरिया वगैरह से हिफाजत करने के लिए। तो वो कैम्फर जो होता है कुछ दिनों के बाद खुद ब खुद गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से जब स्ट्राइक होती है, लोग हड़तालों में जब टायर जलाते हैं तो टायर को जब जलाते हैं तो टायर पिघल करके ज़मीन पर बहता नहीं है, रोड पर बहता नहीं है, बल्कि डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, गैसियस स्टेट में। तो वहाँ पर कौन सा अमल हो रहा है, सब्लिमेशन का। बात समझ में आ रही है। और जब आइस को आप बाहर निकाल करके रखते हैं तो वो मेल्ट भी हो रही होती है और उसके ऊपर से फ्यूम्स भी निकल रहे होते हैं। वो जो फ्यूम्स है वो सॉलिड यानी कि आइस डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है गैस के अंदर, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सब्लिमेशन। बात समझ में आ गई। तो सब्लिमेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच देयर इज़ द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली। बात समझ में आ गई है। अच्छा, ये हीट से रिलेटेड ये बातें थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ से MCQs, यहाँ से जो है ना न्यूमेरिकल टाइप और वैल्यू जो मैंने आपको बताई, इससे रिलेटेड MCQs जो है वो जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब हम थर्मोडायनेमिक की तरफ आ रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक क्या लिखा हुआ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डिस्कस अबाउट द मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम वन पोजिशन टू द अनदर पोजिशन। थर्म के माने टेम्परेचर, हीट,
ठीक है ना। और डायनेमिक के माने क्या, मूवमेंट। तो टेम्परेचर का जो राइज एंड फॉल होता है व्हेन अ लिक्विड और अ गैस फ्लोज इन अ सर्टेन टेम्परेचर इन अ पाइप, किसी भी पाइप में अगर हम हीट को फ्लो करवा रहे हैं, लिक्विड को फ्लो करवा रहे हैं, गैस को फ्लो करवा रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर कोई ना कोई होता है वहाँ पर। हम उसको कहते हैं कि वहाँ पर थर्मोडायनेमिक की एप्लीकेशन है। जिस तरीके से आपने अभी सर्दी आ रही है, लोग गीज़र ऑन करेंगे तो गीज़र से पानी कौन सा आएगा, गर्म, उसका थर्मोस्टेट सेट करेंगे कितने टेम्परेचर पर पानी आना चाहिए। तो जो टैंक से पानी आ रहा है वो क्या आ रहा है, रूम टेम्परेचर का पानी, ठीक है ना। और जब वो गीज़र से गुजर रहा है तो क्या हो जा रहा है, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब वहाँ पे थर्मोडायनेमिक की एप्लीकेशन है। पहले टेम्परेचर कुछ और था, बाद में टेम्परेचर कुछ और है, ठीक है ना। आपने नलका खोला पानी के लिए, बाहर का टेम्परेचर गर्म है, पानी का टेम्परेचर ठंडा है। पानी को जब भी छूते हैं ठंड सी महसूस होती है, क्यों? क्योंकि जब आप पानी को टच करेंगे एवोपरेशन का अमल होगा, एंड एवोपरेशन इज द कूलिंग प्रोसेस, ठीक है ना। तो जो पानी आया नलके से, उस पानी का टेम्परेचर कोई ना कोई टेम्परेचर होगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू मास, मास के फ्लो के साथ टेम्परेचर जो वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो वहाँ पर कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में, व्हेन हीट इज कन्वर्टेड टू वर्क एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा, और इसी का उलट, यानी कि या हम वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट करें या एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करें, एक दूसरे का उलट, एंड वाइस वर्सा, और इसी का उलट, देन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रहता है वो क्या रहता है, हमेशा रिमेन्स क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जिस लॉ को फॉलो करता है उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी एमसीक्यू में पूछते हैं। जब हम थर्मोडायनेमिक की बात करते हैं तो हम सिस्टम की बात करते हैं। इधर देखो यहाँ पे बोर्ड की तरफ, ये एक सिस्टम है जो एक बाउंड्री वॉल है, एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, एक कंटेनर है, उसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल्स या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो भी हैं वो मौजूद हैं, ठीक है ना। दिस इज़ अ सिस्टम इन विच अमाउंट ऑफ गैस या अमाउंट ऑफ लिक्विड इज़ प्रेजेंट। ये रखा हुआ है किसी एक बॉडी के ऊपर, ये लिखा हुआ है रिजर्वायर। अब यहाँ पे याद रखना है, रिजर्वायर हॉट भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है, ठीक है ना। हॉट रिजर्वायर बोलेंगे तो हॉट बॉडी है, कोल्ड रिजर्वायर बोलेंगे तो कोल्ड बॉडी है। हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा, कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर हमेशा कम। इसके जो दीवारें हैं, इसके जो वॉल्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक ये वाला और एक ये वाला, ये इसकी दीवारें हैं, वॉल्स हैं। दिस वॉल्स आर परफेक्टली इंसुलेटिंग, नॉन कंडक्टिंग होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टिंग। और ये जिसके ऊपर रखा हुआ है इसका बेस, कोई ना कोई इसका बेस होगा। जिस तरीके से गिलास के नीचे वाला पोर्शन उसका बेस कहलाता है, उसी तरीके से सिलेंड्रिकल बॉडी का जो नीचेला पोर्शन होगा, लोअर पोर्शन होगा, हम इसको क्या बोलेंगे, बेस। और इसका बेस हमेशा क्या होता है, हीट कंडक्टिंग। मतलब अगर ये सिस्टम हीट लेगा या देगा तो बेस से, चूँकि इसकी दीवारें क्या होती हैं, नॉन कंडक्टिंग हैं, ना वहाँ से हीट आ सकती है ना जा सकती है। हीट लेगा तो बेस से, देगा तो बेस से, चूँकि बेस इसका सिर्फ क्या होता है, हीट कंडक्टिंग। तो अगर आपने इसको हॉट बॉडी पे रखा तो ये अमाउंट ऑफ हीट लेगा, अगर आपने इसको कोल्ड बॉडी पे रखा तो इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो यहाँ से रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने इसको इंसुलेटर पे रखा तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एडियाबैटिक कंडीशन हो जाएगी। आ रही बात समझ में, कौन सी कंडीशन हो जाएगी, एडियाबैटिक कंडीशन, चूँकि ना हीट लेगा ना देगा। बात समझ में आ रही है। तो इसकी जो दीवारें हैं वो नॉन कंडक्टिंग होती है, इसका जो बेस होता है वो हमेशा हीट कंडक्टिंग होता है, ठीक है ना। रिजर्वायर हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है। और थर्ड ऑप्शन मैंने क्या बताया, सिंक। सिंक रिजर्वायर में मैंने बताया एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी जो वो सिंक भी कहलाता है, सिंक। सिंक इज़ द रीजन वेयर द अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिजेक्टेड। सिंक एक रीजन है जहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट करवाते हैं। जिस तरीके से बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, वो सब अपना अमाउंट ऑफ हीट बाय मीन्स ऑफ साइलेंसर जो एक्सहेल कर रहे हैं, जो बाहर की तरफ निकाल लें, वो सब सराउंडिंग में डाल लें। और सराउंडिंग हमारा क्या, उसके लिए सिंक है, ठीक है ना। सब मैरीन वगैरह और बड़े बड़े जो कश्ती हैं, जहाज़ हैं जो समंदर के अंदर चल रहे हैं, उसके लिए पूरा समंदर क्या है, सिंक है, सही है। और आसमान में जो हवाई जहाज़ उड़ रहे हैं उनके लिए सारा का सारा सिंक क्या है, वो हमारा एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे वो अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में
ये जो सिस्टम है हमारा, इसको जो अमाउंट ऑफ हीट हम देते हैं, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आने वाली हैं, आपको मेंशन करना पड़ेगा अपने पास, मेरे पास इतना जगह नहीं है यहाँ पर। Q1 होता है एक Q2 होता है, ये हमेशा ज़्यादा होता है और ये हमेशा एब्जॉर्ब होगा, ये हमेशा रिलीज होगा। Q1 इज़ एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड Q2 इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट बाय द सिस्टम। Q1 हमेशा ज़्यादा, Q2 हमेशा कम। Q1 इज़ द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, और हमेशा ये क्या होगा, ज़्यादा। और Q2 इज़ द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिजेक्ट बाय द सिस्टम, जो हमेशा क्या होगा, कम। तो Q1 ज़्यादा होता है हमेशा और Q2 कम होता है। इस दोनों का जो डिफरेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा Q। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की जो इक्वेशन है वो क्या है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। और अगर आप इसको डेल्टा U के फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा W इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। दोनों इक्वेशन सही हैं, सही है ना। यहाँ पे बता रहे जब अमाउंट ऑफ हीट हम देते हैं डेल्टा Q, तो वो क्या करता है, उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज करता है और कोई ना कोई बर्डन करवाता है उससे। जब हम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करवाएंगे डेल्टा Q, ये यहाँ से अमाउंट ऑफ हीट लेगा तो ये पिस्टन क्या करेगा, या तो नीचे की तरफ आएगा या तो ऊपर की तरफ। पिस्टन का मूव करना एक्चुअली में क्या, बर्डन है, ठीक है ना। तो पिस्टन जब मूव करेगा तो बर्डन होगा और उसकी इंटरनल एनर्जी जो होगी वो हीट लेने के नतीजे में क्या होगी, चेंज। तो जब भी अमाउंट ऑफ हीट हम प्रोवाइड करवाएंगे तो वो दो चीज़ें करवाएगा, एक चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी और दूसरा बर्डन बाय द सिस्टम या बर्डन ऑन द सिस्टम, दो चीज़ें होंगी इसके अंदर। अब यहाँ पे मैंने ये बात लिखी हुई है, Q हमेशा पॉजिटिव होगा जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा, Q हमेशा नेगेटिव होगा जब सिस्टम हीट रिलीज करेगा, ठीक है। फिर बर्डन ऑन द सिस्टम इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ऑन द सिस्टम से मुराद क्या है, यहाँ पर यूँ करके समझें, ये वाला x एक्सिस है, ये वाला x नेगेटिव, ये वाला y पॉजिटिव, ये वाला y नेगेटिव। तो इसका मतलब पिस्टन अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो y पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव बर्डन, और पिस्टन अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो y नेगेटिव होता है मतलब नीचे नेगेटिव की वैल्यू होती है, तो हमेशा बर्डन नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बर्डन ऑन द सिस्टम इज़ नेगेटिव। ऑन द सिस्टम तो मतलब ऊपर से प्रेशर लगेगा, तो ये पिस्टन कहाँ जाएगा, नेगेटिव के y एक्सिस की तरफ, नीचे की तरफ, तो वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। एंड बर्डन बाय द सिस्टम के माने क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ हीट लेगा और इसका प्रेशर जनरेट होने के बाद इस पिस्टन के ऊपर यूँ करके ऐड करना शुरू करेगा। जब ये पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगेगा तो पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये हुआ बर्डन बाय द सिस्टम। तो बर्डन बाय द सिस्टम में जो पिस्टन मूव करेगा वो पॉजिटिव के y एक्सिस की तरफ मूव करेगा, तो इसके नतीजे में इसका बर्डन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बातें क्लियर है, बर्डन बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, ठीक है ना। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट रिलीज बाय द सिस्टम। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछते हैं थर्मोडायनेमिक के। इस तीनों की कंडीशन गिवन होगी, सवाल को पढ़ करके ये जज करना होगा कि सवाल में क्या कह रहा है। बर्डन बाय द सिस्टम है, बर्डन ऑन द सिस्टम है, हीट रिलीज बाय द सिस्टम है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है। कहाँ पे हम Q को पॉजिटिव लेंगे, कहाँ पे नेगेटिव लेंगे, कहाँ बर्डन पॉजिटिव होगा, कहाँ बर्डन नेगेटिव होगा, ये जज करके आपको इसकी कैलकुलेशन करनी होगी। और बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन इसका नहीं होता, बस पोजीशन को आगे पीछे प्लस माइनस कर दें और इसका आंसर आता तो कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। बात समझ में आ रही है। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, कौन सा, कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज, बर्डन बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम। तो इस बिहाफ को देखते हुए, इस बिहाफ पर हम इसके MCQs को अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, 4 एप्लीकेशन है इसकी, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। देयर आर 4 एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है। आइसोबैरिक, आइसो के माने सेम, बार के माने प्रेशर। अगर प्रेशर सेम रहेगा तो हम क्या कहेंगे, वो आइसोबैरिक प्रोसेस है। और इसमें प्रेशर हम बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगा करके हम इसका प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। सिस्टम यही है, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट। आइसोबैरिक कंडीशन में जो बर्डन प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, P डेल्टा V, मतलब पिस्टन जब मूव करेगा तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, तो हम उसको बोलेंगे डेल्टा V। और प्रेशर के ऐड करने की वजह अगर होगा तो इसमें जो बर्डन का फॉर्मूला बनता है आइसोबैरिक कंडीशन में, ये बात याद रखेंगे, डेल्टा W इज इक्वल टू P डेल्टा V। कहाँ से आया, बाय यूजिंग द आइसोबैरिक कंडीशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। डेल्टा W इसमें बराबर होता है P डेल्टा V के, सही है ना। और उसके बाद अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन लिखें इस कंडीशन को, आइसोबैरिक कंडीशन को फॉलो करते हुए, तो डेल्टा Q का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा W। हमने बोला डेल्टा W इसमें किसके बराबर होता है, P डेल्टा V के।
तो इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा, पी डेल्टा वी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। सही है। प्रेशर कांस्टेंट है इसके अंदर, तो प्रेशर के एक्सिस पे जो ग्राफ बनाएंगे हम वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। यहाँ पे प्रेशर है वाई पे और एक्स पे क्या वॉल्यूम है। तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो इस पॉइंट के ऊपर ये जो पॉइंट है, मैं बोलूँगा यहाँ पर प्रेशर कुछ और, यहाँ पे प्रेशर कुछ और, यहाँ पे प्रेशर कुछ और, यहाँ पे प्रेशर कुछ और, तो इसी एक कांस्टेंट प्रेशर पे ग्राफ आगे जा रहा है। तो इसका मतलब प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, तो प्रेशर क्या रहता है इसमें, कांस्टेंट रहता है। और जो ग्राफ मिलता है हमें वो कैसे मिलता है, पैरेलल टू द वॉल्यूम, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वॉल्यूम। ग्राफ कैसा मिला है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के एक्सिस के क्या है, ये पैरेलल है। सही है। उसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो आइसो के माने सेम, कोरिक के माने में यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या कहेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। वॉल्यूम फिक्स रहता है पिस्टन का, चूँकि पिस्टन के सिस्टम का जो पिस्टन होता है हम उसको फिक्स कर देते हैं बाय मीन्स ऑफ स्क्रू। स्क्रू लगे हुए तो हम टाइट कर देते हैं, तो उसका पिस्टन का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो फिक्स हो जाएगा। मतलब हीट लेने के बावजूद भी उसका पिस्टन ऊपर या नीचे मूव नहीं कर सकेगा, तो वॉल्यूम रिमेन फिक्स हो गया। जब वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा तो अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या है बेटा, पी डेल्टा वी। अगर मैंने वॉल्यूम ज़ीरो कर दिया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन हमेशा क्या होता है, ज़ीरो, क्योंकि इसमें वॉल्यूम चेंज, जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन। इसीलिए इस प्रोसेस को, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस को हम और क्या कहते हैं, मिनिमम वर्क डन प्रोसेस, ठीक है ना। मिनिमम वर्क डन प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड द आइसोकोरिक प्रोसेस। सही है। डेल्टा डब्ल्यू इसका ज़ीरो है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। डेल्टा डब्ल्यू क्या हो चुका है, ज़ीरो, तो इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो इसका मतलब जो भी अमाउंट ऑफ हीट लेगा वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी पर असरअंदाज होगा और वर्क डन इसका ज़ीरो रहेगा। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, मिनिमम वर्क डन प्रोसेस। इसमें वर्क डन नहीं होता। बात समझ में आ गई है। उसके बाद आइसोथर्मल, इसका ग्राफ अगर हम देखेंगे आइसोकोरिक में, वॉल्यूम फिक्स है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ अगर हम देखते हैं तो वॉल्यूम वाले एक्सिस पे देखो, ये वाले हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस वाले पॉइंट पे वॉल्यूम कुछ और, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ और, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ और, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ और इधर वॉल्यूम कुछ और। तो इस वॉल्यूम पर स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। प्रेशर तो इंक्रीज़ हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, चूँकि प्रेशर के पैरेलल लाइन ऊपर जा रही है तो प्रेशर तो चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। ठीक है ना। घर में जो कुकर होता है आप उसको ऊपर से बंद कर देते, उसका वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स, और अंदर का प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। ठीक है ना। और आपने देखा होगा कुकर के ऊपर एक सीटी लगी हुई होती है। ठीक है ना। जब अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो प्रेशर को एक ख़ास छोटे से रीजन से, होल से बाहर की तरफ निकालते हैं और उसके ऊपर एक वेट रखा हुआ था जिसको लोग नॉर्मली घरों में सीटी कहा जाता है। तो जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर इंक्रीज़ होने के नतीजे में वहाँ से प्रेशर बाहर की तरफ आएगा और वो सीटी के ऊपर ऐड करेगा, तो सीटी घूमना शुरू हो जाती है। तो वो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम प्रेशर को बाहर नहीं निकालेंगे तो अंदर प्रेशर बढ़ते 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 कुकर जो है वो फट जाएगा। और कुकर के फटने का मतलब ये नहीं होता कि वो बम की तरह फटेगा। कुकर के ऊपर जो हम कैप लगाते हैं, जो उसका ऊपर वाला पोर्शन होता है, उसमें देखा वो चारों तरफ रबर लगा होता है, रबर। तो रबर डैमेज हो जाता है, गल जाता है हाई टेम्परेचर की वजह अगर। तो जब वो गलता है तो साइड से जगह मिल जाती है गैस निकलने की। तो जब वो गैस निकलेगी वहाँ से तो कुकर पूरे घर के अंदर नाचना शुरू कर देगी। ये उसी तरीके से है कि एक बलून को बहुत ज़्यादा फुलाएं और छोड़ दें तो वो बलून पूरी तरफ घूमेगा। तो यही चक्कर जो है, यही प्रोसेस जो है वो उस कुकर के अंदर अप्लाई हो जाता है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या रखते हैं हम, रिमेन्स कांस्टेंट। क्या रखते हैं, टेम्परेचर रिमेन्स डेल्टा यू इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, जब टेम्परेचर चेंज होगा, जब डेल्टा यू चेंज होगा, नो चेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स नो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये भी एमसीक्यू से पूछते हैं। ठीक है ना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है किसी सिस्टम का तो उसका इंटरनल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गई। उसका डेल्टा यू ज़ीरो होगा। इफ़ टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट
देन चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज जीरो। उसके बाद व्हेन टेम्परेचर कांस्टेंट देन डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, ये बात लिखी हुई है। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन हम लिखें, डेल्टा क्यू बराबर होता है किसके, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के, होता है ना। डेल्टा यू क्या हो चुका है इसका, जीरो, तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ही बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी अमाउंट ऑफ हीट हम दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या करवा रही है, वर्क डन करवा रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या करवा रही है, वर्क डन, और कोई काम नहीं हो रहा। तो इसका मतलब जो हीट गई वो सिर्फ काम में इस्तेमाल हो रही है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मैक्सिमम वर्क डन प्रोसेस। क्यों, क्योंकि इसमें जितना भी अमाउंट ऑफ हीट जा रहा है वो सिर्फ वर्क डन करवा रहे हैं, तो ये मैक्सिमम वर्क डन प्रोसेस है। आ रही बात समझ में। कर्व कौन सा होता है इसका, ये जो कर्व है ये बहुत ज़्यादा नीचे जा करके कर्व होता है, बैंड प्रोड्यूस करता है, हाईली स्टीप कहलाता है ये। तो इस कर्व को हम कहते हैं हाइपरबॉलिक कर्व। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो गिराव हासिल होता है उसका नाम क्या होता है, इट इज़ अ हाइपरबॉलिक कर्व। सही है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है, नो हीट फ्लोज इन टू और आउट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। आइसोथर्मल की एग्जाम्पल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में होता ये है कि जो हमारा सिस्टम है ना, ये यहाँ से अमाउंट ऑफ हीट लेगा, अमाउंट ऑफ हीट लेगा, और अमाउंट ऑफ हीट लेने के बाद क्या करवाएगा, इस पिस्टन को मूव करवाएगा, वर्क डन करवाएगा। बात को थोड़ा गौर से सुनना है, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट लेगा और अमाउंट ऑफ हीट लेने के बाद इससे क्या करवाएगा, वर्क डन। जब ये वर्क डन करेगा तो कोई ना कोई अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर देगा, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। कोई भी मशीन जब काम करती है तो हीट रिजेक्ट करती है, उसके बिना वो काम नहीं कर सकती। और जब वो हीट रिजेक्ट कर देगी, टेम्परेचर बाहर चले गया, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये होती है, ये जो सिस्टम है हमारा हॉट रिजर्वायर पे रखा हुआ होता है, किसके ऊपर, जितना हीट रिजेक्ट करेगा एट द सेम टाइम उतना ही अमाउंट ऑफ हीट दोबारा से गेन कर लेगा और अपना टेम्परेचर क्या रखेगा, कांस्टेंट। जितना हीट रिजेक्ट करेगा उतना हीट दोबारा से गेन कर लेगा, ठीक है ना। इंजन वाले प्रोसेस जितने भी हैं उसमें आइसोथर्मल कंडीशन अप्लाई हो रही होती है, क्योंकि वो हीट रिजेक्ट कर रहा होता है और हीट गेन कर रहा होता है। पेट्रोल अगर ना हो, गाड़ी के अंदर पेट्रोल अगर ना हो तो गाड़ी चलेगी नहीं। जैसी हीट रिजेक्ट कर रही है ना, वो वही हीट दोबारा क्या कर रही है, गेन कर ले रही है। तो ड्यूरिंग द वर्क डन इट लॉसेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इनटू द सराउंडिंग ड्यू टू विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिस्टर्ब, and in order to make the constant temperature, as we know that the system is perfectly connected with the hot reservoir, it again absorbs the same amount of heat which was rejected during the work done and maintain a constant temperature. जितना हीट वो रिजेक्ट करती है दोबारा से उतना ही हासिल कर लेती है और अपना टेम्परेचर क्या कर लेती है, कांस्टेंट कर लेती है। इस तरीके से कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम कर रहा होता है। मैं मतलब उन बातों पे आपको मतलब नहीं लेके जा रहा हूँ जो डीपली हो जाए, जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये पता है कि अगर मैं सिर्फ इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को अगर सेकेंड ईयर में खड़े होकर के पढ़ाऊँ तो एक दिन लगेगा मुझे पढ़ाने में, और अभी मैं आपको तकरीबन 60% कोर्स पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर 11 का। बात समझ में आ रही है। और टाइम ड्यूरेशन हमारे पास कितना है, 1.5 घंटे का टाइम है जिसमें हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। लिखा हुआ आइसोथर्मल, ये बातें हो गई। ग्राफ कैसा होता है इसका, हाइपरबॉलिक कर्व होता है। उसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक में होता है नो हीट फ्लोज इन टू और आउट ऑफ द सिस्टम। इसमें दो बातें याद रखेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस वो भी होता है, सबसे पहली बात एडियाबैटिक प्रोसेस कैसा होगा, अगर हम इस सिस्टम को इंसुलेटर पे रख देंगे तो ये हो जाएगा एडियाबैटिक कंडीशन, चूँकि ना हीट लेगा ना देगा, चूँकि सिस्टम अमाउंट ऑफ हीट लेता या देता कहाँ से, अपने बेस से, क्योंकि इसका बेस होता है हीट कंडक्टिंग। अगर हमने सिस्टम को ले आके किसी इंसुलेटर लकड़ी के ऊपर रख दिया, वुड के ऊपर रख दिया, तो वो इंसुलेटर है, तो ना तो हीट वहाँ से निकालेगा ना तो देगा। तो इसका मतलब अगर हम सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ ले आ करके कहाँ पे रखते हैं, इंसुलेटर पे, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक कंडीशन को फॉलो करना शुरू कर देगा। नो हीट फ्लोज इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, इसका मतलब डेल्टा क्यू क्या होगा इसका, 0। ना हीट बाहर आ रही है ना हीट अंदर जा रही है। दिस इज कॉल्ड द एडियाबैटिक प्रोसेस, एक बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है एडियाबैटिक प्रोसेस में, अगर किसी सिस्टम के अंदर एक्सपेंशन का अमल और कॉम्प्रेशन का अमल बहुत तेज़ी से हो रहा हो, एक्सपेंशन एंड कॉम्प्रेशन इज डन वेरी क्विकली, देन द सिस्टम विल बी नियरली एडियाबैटिक।
एग्जाम्पल के तौर पे आप गाड़ी में जा रहे, गाड़ी का टायर अचानक से फट गया, ठीक है ना, तो उससे जो गैस निकलेगी वो फ़ौरन से होगा, तो वहाँ पर एडियाबैटिक कंडीशन अप्लाई होगी। कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? एडियाबैटिक कंडीशन, चूँकि एक्सपेंशन का अमल बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है ना। आपने ये बात भी पढ़ी हुई है कि जब स्पीड ऑफ साउंड हम कैलकुलेट करते हैं एयर के अंदर, ठीक है ना, तो न्यूटन ने कहा था कि एयर के अंदर साउंड ट्रैवल करती है आइसोथर्मली, जिसके बिहाफ में एक्चुअल रीडिंग नहीं आ पाई थी स्पीड ऑफ साउंड, जो कि 332 मीटर पर सेकंड है। न्यूटन ने कैलकुलेट किया था 290 मीटर पर सेकंड। फिर लैप्लास आए थे और लैप्लास ने यही गलती निकाली थी न्यूटन की। क्या गलती निकाली थी कि न्यूटन ने कहा था कि आइसोथर्मली फ्लो करता है, बल्कि नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि लैप्लास ने कहा कि साउंड ट्रैवल करता है एयर के अंदर एडियाबैटिकली। चूँकि साउंड जो है वो एक्चुअली में लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव सारे के सारे साउंड वेव होते हैं जिनके अंदर कॉम्प्रेशन और रेयर फैक्शन का रीजन पाया जाता है। तो फ़ौरन से कंप्रेस होते हैं, फ़ौरन से रेयर इफेक्ट होते हैं, फ़ौरन से करीब आते हैं, फ़ौरन से दूर जाते हैं। तो इसकी वजह कर इसका चेंज ऑफ हीट जो है वो ज़ीरो रहता है, डेल्टा क्यू ज़ीरो रहता है। तो अगर किसी सिस्टम के अंदर कॉम्प्रेशन और रेयर फैक्शन का अमल बहुत तेज़ी से हो रहा होगा तो उस सिस्टम को भी हम क्या बोलेंगे? नियरली एडियाबैटिक हम उसको कंसिडर करेंगे। डेल्टा क्यू जीरो हो चुका है उसका। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन को एडियाबैटिक कंडीशन में पुट करें तो डेल्टा क्यू जब हम जीरो पुट करेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा या तो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस का डेल्टा डब्ल्यू, या फिर डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का डेल्टा यू, ठीक है ना। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो वर्क डन डिक्रीज होगा, अगर वर्क डन इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। ये दो बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो दिस इज़ द एडियाबैटिक कंडीशन, और दिस आर दी एक्चुअली एप्लीकेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अगर आपसे ये बात पूछा जाए टू विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक द चार्ल्स लॉ कैन अप्लाई, बताइए वो कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें चार्ल्स लॉ हम अप्लाई करवा सकते हैं? तो सबसे पहले हम चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे। क्या है वो? द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो प्रेशर यहाँ पे कहाँ पे कांस्टेंट है? तो आइसोबैरिक पे चार्ल्स लॉ अप्लाई हो जाएगा। ये भी एमसीक्यू में पूछते हैं, ठीक है ना। एंड टू विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक द बॉयल्स लॉ कैन अप्लाई। तो बॉयल्स लॉ क्या है? द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट किस में होता है? तो आइसोथर्मल कंडीशन में, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में हम चार्ल्स लॉ को अप्लाई करवा सकते हैं, सॉरी बॉयल्स लॉ को अप्लाई करवा सकते हैं। बात क्लियर है? उसके बाद जो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस, उसके कर्व का नाम क्या होता है? एडियाबैटिक कर्व। ये जो कर्व है इसको हम क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक कर्व। ये इतना ज़्यादा गहराई में, इतना ज़्यादा स्टीप नहीं होता, फ़ौरन से कर्व प्रोड्यूस करता है, इसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक कर्व। क्या बोलते हैं? ये बातें क्लियर हैं? यहाँ पे मैंने लिखा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक से क्या मुराद है? सबसे पहले दिया गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, और उसके बाद दिया गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सबसे पहले क्या दिया गया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में बात बहुत कॉमन सी थी, इसको बाद में पेश किया गया, लेकिन बात बहुत कॉमन सी थी। तो लॉ पेश करने वाले ने ये सोचा कि अगर इसको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के नाम अगर हम देंगे तो पहले हम बहुत डिटेल में बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ में और सेकंड लॉ में, इसमें बहुत कॉमन सी बात है, तो इसको थर्ड लॉ का नाम नहीं देते बल्कि इसको जीरोथ लॉ का नाम दे देते हैं। बात बहुत नॉर्मल सी थी, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का। और क्या कह रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में? व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, मतलब एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, इसका टेम्परेचर मैंने रखा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर मैंने रखा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जब करीब आएंगे तो 100 और 20 मिलके कितने हुए? 120। तो दोनों का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 60। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। फिर मैंने एक और बॉडी इसके साथ इंट्रोड्यूस करवाया, थर्ड बॉडी, ठीक है ना। अब इसका टेम्परेचर कुछ भी है, इस दोनों का टेम्परेचर कितना है? 60 और 60। इसका टेम्परेचर कुछ भी है, ये भी क्या कर लेगा? इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। चौथी बॉडी लाएंगे, वो भी इसके साथ क्या रहेगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो इसमें यही बात बताई गई है कि अगर दो बॉडी पहले से ही थर्मल इक्विलिब्रियम में हो और उनके दरमियान, उनके अराउंड अगर हम एक थर्ड बॉडी को इंट्रोड्यूस करवाएं तो वो बॉडी भी क्या कर लेगा? थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगा।
व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, जब दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में हो तो क्या लिखा हुआ है, देन अ थर्ड बॉडी ब्राउट टू नियर देम विल ऑल्सो बी इन इक्विलिब्रियम, इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जो थर्ड बॉडी हम उनके साथ लेकर के जाएंगे वो भी क्या अचीव कर लेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। तो ये बात की गई है किसके अंदर, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में। तो आपने देखा बात बहुत नॉर्मल सी थी, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ देने के बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की बारी है। बात समझ में आ गई है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, कार्नोट साइकिल है, विच वॉज प्रेजेंटेड बाय अ फ्रेंच फिजिसिस्ट दैट इज नोन एज सादी कार्नोट। क्या नाम था उनका, सादी कार्नोट, ठीक है ना। और इसको क्या कह रहे हैं, कार्नोट साइकिल। अब यहाँ पे जो बातें मैं समझाने के लिए जा रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ रिवर्सिबल साइक्लिंग हीट इंजन इन विच एफिशिएंसी ऑफ द इंजन मेक मोर एफिशिएंट। ये एक रिवर्सिबल जिसकी एनर्जी को दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। साइक्लिंग प्रोसेस और इंजन वाले प्रोसेस में क्या फ़र्क है, आपने पढ़ा है वाटर साइकिल, ठीक है ना। आसमान से पानी बरसने के बाद दोबारा आसमान में कहाँ चला जाता है, वापस। जब हम साइक्लिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो वहाँ पर एक बात अंडरस्टूड होती है कि एनर्जी लॉस नहीं होता। एनर्जी लॉस की बात हम साइक्लिंग प्रोसेस को साइक्लिंग प्रोसेस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो जहाँ से चलता है सिस्टम वहीं पर आकर ख़त्म होता है और उसकी इंटरनल एनर्जी यानी कि उसका एनर्जी चेंज नहीं होता, उसमें एनर्जी लॉस की बात हम नहीं करते। तो ये रिवर्सेबल है, ये बार बार कंटिन्यूसली जो वो चल रहा होता है और इसके बिहाफ में भी एक ऐसा इंजन बना सकते हैं जिसकी एफिशिएंसी क्या होगी, हाईली एफिशिएंट होगी, हाईली मैक्सिमम वर्क वो कर सकेगा, हाईली एफिशिएंट होगी। तो कार्नोट साइकिल को जब बनाने के लिए, कार्नोट इंजन को जब बनाया गया तो उसमें इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो किया गया, इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ कार्नोट साइकिल। पहला स्टेप होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, दूसरा स्टेप होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। याद रखना है, दो पहले एक्सपेंशन वाले हैं। देखो इंजन वाला प्रोसेस बनाया गया, कौन सा टर्म, कौन सी कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं, आइसोथर्मल, ना आइसोबैरिक है ना आइसोकॉरिक है। चूँकि आइसोकॉरिक में तो वॉल्यूम फिक्स रहता है, वर्क डन जीरो होता है, तो उसको हम इंजन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं जिसमें वर्क डन जीरो हो, मतलब हमारी एनर्जी तो कंज्यूम हो लेकिन हमें वर्क डन ना मिले। आप गाड़ी पे बैठ करके पेट्रोल तो ज़ाया करें लेकिन गाड़ी चले ना तैयार होकर के गाड़ी में बैठे और उसके बाद दोबारा वहीं पर उतर गए, इस तरीके से थोड़ी होता है। बात समझ में आ रही है। तो आइसोथर्मल कंडीशन, पहले क्या लिखा हुआ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो दो पहले एक्सपेंशन वाले और उसके बाद दूसरा क्या है, तीसरा क्या, देखो आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, मतलब जो पहले एक्सपेंशन वाला है वही बाद में कॉम्प्रेशन वाला है। ये 4 स्टेप हैं। और कैसे काम होता है, सिस्टम चलता है हमारा P1, V1 और T1 से। दिस इज द इनिशियल स्टेप, इनिशियल स्टेज। केस नंबर 1, स्टेप नंबर 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन विच द सिस्टम इज प्लेस ऑन द हॉट बॉडी। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिखी हुई ग्राफिकल, आपसे कहीं से ये पूछ सकते हैं कि जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है तो सिस्टम कहाँ पर किस पे रखा हुआ होता है, कुछ ही बातें पूछ सकते हैं। तो कहानी की ज़रा पूरा इसका जो सीन है वो आपको याद होना चाहिए कि एट द इनिशियल स्टेज द सिस्टम इज गोइंग टू बी प्लेस एट द हॉट बॉडी। व्हाई इट इज गोइंग टू प्लेस एट द हॉट बॉडी, बिकॉज the system must have to absorb the amount of heat and produces some expansion to produce the work done। क्योंकि नाम ही लिखा हुआ आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के माने फैलाव, पिस्टन मूव करेगा तो वर्क डन होगा, एक्सपेंशन होगा। इसीलिए सिस्टम को किस पे रखा जाता है, हॉट बॉडी के ऊपर, ताकि हीट ले और हीट लेने के बाद क्या करे, एक्सपेंशन प्रोड्यूस करे। और आइसोथर्मल क्यों होगा, चूँकि जब ये एक्सपेंशन प्रोड्यूस करेगा, वर्क डन करेगा तो कोई ना कोई हीट रिजेक्ट करेगा। जब हीट रिजेक्ट होगी तो अंदर का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं होगा। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि सिस्टम किससे कनेक्ट है, हॉट बॉडी से, तो जितना हीट रिजेक्ट करेगा उतना दोबारा हासिल कर लेगा और टेम्परेचर कांस्टेंट कर लेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम सिस्टम को कहाँ पे रखते हैं, इंसुलेटर के ऊपर। चूँकि टर्म कौन सा लगा हुआ है, एडियाबैटिक। जहाँ पर टर्म एडियाबैटिक आ जाए आप ये बात याद रखें कि सिस्टम हमेशा इंसुलेटर पर ही होगा, क्योंकि ना उसको हीट लेना है ना उसको हीट देना है। तो यहाँ से सिस्टम आया, यहाँ पर इसके पास अपनी खुद की कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी होगी और उस बिहाफ पे क्या करेगा, एक्सपेंशन प्रोड्यूस करेगा, मोर एक्सपेंशन। तो जब मोर एक्सपेंशन प्रोड्यूस करेगा तो हम कहेंगे कि ना हीट ले रहा ना दे रहा है, अपने ओन बिहाफ इंटरनल एनर्जी के ऊपर ये और एक्सपेंड हो रहा है, तो हम कहेंगे कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ पर इसका प्रेशर P1 से चेंज होकर P2, वॉल्यूम चेंज होकर के V2 और टेम्परेचर T1 से चेंज होकर के T2, सही है ना। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप दोनों थर्ड और फोर्थ कॉम्प्रेशन वाले हैं। अब हम पिस्टन को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो
कहाँ पे रखा हुआ? आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। कौन सा अमल हो रहा है, कौन सा टर्म है? स्टेप नंबर 3 क्या काम हो रहा है? आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट करवा करके टेम्परेचर को, गैस को कंप्रेस करना है। तो जब यहाँ से जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे ये, ठीक है ना, तो अंदर का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ना शुरू होगा, मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा। बात समझ में आ रही है? लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि सिस्टम कहाँ पे रखा हुआ है? सिंक पे। तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना सिंक से क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा, और टेम्परेचर क्या कर लेगा? कांस्टेंट। बात समझ में आई? कॉम्प्रेशन करने के नतीजे में जब मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया। काम कौन सा हो रहा है? आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। तो हम तो देख रहे सर कि जब उसको कंप्रेस किया जा रहा है तो टेम्परेचर तो बढ़ जा रहा है, तो इसीलिए तो हमने इसको सिंक पे रखा है, जितना टेम्परेचर बढ़े उतना ही रिजेक्ट कर दे और टेम्परेचर कांस्टेंट कर ले। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन होता है, जिसके नतीजे में प्रेशर चेंज हो जाता है P3 में, वॉल्यूम V3 में, और काम कौन सा हो रहा है? आइसोथर्मल। तो टेम्परेचर T2 से T3 नहीं हो सकेगा, बल्कि टेम्परेचर T2 ही रहेगा, बिकॉज द प्रोसेस इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस एट द आइसोथर्मल कंडीशन इन विच द टेम्परेचर शुड रिमेन्स कांस्टेंट। बात क्लियर है? उसके बाद जो हमारे पास लास्ट स्टेप है, दैट इज कॉल्ड द एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। इसमें हम इतना कंप्रेस करते हैं अपने पिस्टन को, अपने गैसेस को, पिस्टन को इतना कंप्रेस करवाया जाता है कि वो सिस्टम जहाँ से चला था वहीं पर आकर के स्टॉप हो जाए। उसको इतना कंप्रेस किया जाता है हाई प्रेशर दे करके कि दोबारा से प्रेशर क्या हो जाए? P1, ठीक है ना, P3, V3, T2। और जब इसको हम कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने के नतीजे में, मज़ीद एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन करने के नतीजे में प्रेशर P3 से कहाँ जाएगा? P4, वॉल्यूम V4 और टेम्परेचर T। एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन है, टेम्परेचर T3 में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर कहाँ चले आएगा? T3। सॉरी, हीट कांस्टेंट है ना, तो हीट से टेम्परेचर का ताल्लुक नहीं, टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी से। जब हम दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा था, जब हम इसको कंप्रेस कर रहे थे तो टेम्परेचर बढ़ रहा था, है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा था, और टेम्परेचर को हमने कैसे कांस्टेंट किया? तो उसको सिंक में रिजेक्ट करवा करके टेम्परेचर कांस्टेंट किया। इसको और मज़ीद हम जब कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करते 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 प्रेशर P3, वॉल्यूम V3, टेम्परेचर T3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और एट द फाइनल स्टेज हमें दोबारा क्या मिल जाएगा? प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1। यहाँ पे जो ये वाला इसका ग्राफ बना हुआ है, ये वाला जो साइक्लिक ग्राफ है, चूँकि इसका नाम क्या? कार्नोट साइकिल। ये साइक्लिंग प्रोसेस है, तो साइक्लिंग प्रोसेस ग्राफ हमेशा क्लोज पाथ में होता है। तो P1, V1, T1 से चला, ठीक है, फिर वो कहाँ गया? P2, V2, T1। यहाँ पे ज़रा एक बात गौर करेंगे तो देखेंगे, जब हम यहाँ पर से फर्स्ट स्टेप में कौन सा अमल हो रहा है? एक्सपेंशन का। और सेकेंड स्टेप में कौन सा अमल हो रहा है? दोनों में एक्सपेंशन का अमल हो रहा है। तो जब भी एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? प्रेशर कम होगा ना। एक्सपेंशन हो रही गैस, एक छोटे से सिलेंडर में गैस है, उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, उसको हम कमरे में ला के खोल देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो एक्सपेंशन में हमेशा प्रेशर क्या होता है? कम। तो देखो ये प्रेशर का ग्राफ है, प्रेशर का एक्सिस, ये वॉल्यूम का। कहाँ से चला? हाई प्रेशर से नीचे की तरफ आ रहा है प्रेशर, तो प्रेशर डिक्रीज हुआ। वॉल्यूम को चेक करो, वॉल्यूम एक्सिस, एक्स एक्सिस पे यहाँ से इधर वॉल्यूम कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यहाँ से जब वॉल्यूम इधर आगे की तरफ आ रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है? कम। वॉल्यूम क्या हो रहा है? ग्राफ शो कर रहा है इस बात को। और टेम्परेचर क्या है? T1 ही है। फिर उसके बाद कौन सा अमल हो रहा है? दोबारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, दोबारा एक्सपेंशन करवा रहे हैं। जब दोबारा एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर और डिक्रीज होगा, वॉल्यूम और इंक्रीज होगा। तो यहाँ से देखो P2 के बाद ग्राफ और नीचे की तरफ आया तो प्रेशर और डिक्रीज हुआ, और वॉल्यूम का एक्सिस देखो, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ पर, और यहाँ से इधर, तो वॉल्यूम और इंक्रीज हो रहा है। हो रहा है ना, या नहीं हो रहा है? इस पॉइंट पे ये वाला एक्सिस कौन सा है? प्रेशर का है ना, और ये वाला एक्सिस कौन सा है? वॉल्यूम का। अगर नीचे की तरफ आ रहा है प्रेशर तो प्रेशर डिक्रीज, और वॉल्यूम पे आगे की तरफ जा रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज, है ना। फिर प्रेशर और डिक्रीज हुआ, नीचे की तरफ आया
वॉल्यूम और इंक्रीज हुआ क्योंकि वॉल्यूम के एक्सिस पे इस पॉइंट और इस पॉइंट पे देखो वॉल्यूम यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, ये आगे की तरफ आ रहा वॉल्यूम की तरफ, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। दो एक्सपेंशन वाले हो गए, अब दो कंप्रेशन वाले। जब हम और कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस जब करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ गया, प्रेशर बढ़ा, क्योंकि प्रेशर के एक्सिस में ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, हुआ ही नहीं हुआ। और वॉल्यूम क्या होगा, जब प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा ना, तो हम इस तरफ जा रहे हैं, आप ये नहीं देखें ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम इधर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यूँ वॉल्यूम के एक्सिस में हम पीछे आ रहे हैं, वॉल्यूम के एक्सिस में पीछे आ रहे हैं, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, सही है। और उसके बाद और मज़ीद हम इसको एडियाबैटिकली क्या करते हैं, कंप्रेस। जब तक कंप्रेस करते रहेंगे जब तक दोबारा से प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 नहीं हो जाए। तो और कंप्रेस जब हम करेंगे तो प्रेशर और क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रेशर जब और बढ़ेगा तो प्रेशर के एक्सिस में ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ा, ठीक है ना, वॉल्यूम और डिक्रीज होगा और हम वही पॉइंट हासिल कर लेंगे जहाँ से हमारा सिस्टम चला था, प्रेशर P1 से वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1। तो दिस इज़ कॉल्ड द कार्नोट साइकिल। आप इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखेंगे कि हर स्टेप में कोई ना कोई चेंजिंग होती है, इंटरनल एनर्जी कभी चेंज हो रही है, कभी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कभी हीट चेंज हो रहा है। लेकिन जब पूरा साइकिल कंप्लीट होगा, एक साइकिल जब कंप्लीट होगा, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंटरनल एनर्जी चेंज होगा या नहीं, तो उसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि सिस्टम जहाँ चला था वहीं आके ख़त्म हो गया। क्योंकि साइकिलिंग प्रोसेस की बात तो हम यही करते हैं कि जिसका लॉस ऑफ हीट या लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो, ज़ीरो, तो इसमें लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, ज़ीरो होगा। बात समझ में आ गई। एक साइकिल कंप्लीट हो जाने के बाद चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ये बातें क्लियर हैं। इसको साइकिलिंग की तरह मैंने दिखा दिया है, पहले यूँ, फिर सेकेंड स्टेप, फिर थर्ड और फिर ये फोर्थ। मतलब चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी नहीं हुआ, कांस्टेंट यानी कि ज़ीरो, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी उसकी। अब उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, इसका फार्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी को एन से भी इंडिकेट करवाते हैं, ईटा, और ई से भी। फार्मूला क्या, आउटपुट ओवर इनपुट इंटू 100, ठीक है ना। फार्मूला क्या है इसका, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट होल मल्टीप्लाई बाई 100। व्हाट इज़ आउटपुट एंड व्हाट इज़ इनपुट। किसी मशीन को इनपुट हम क्या दे सकते हैं, एनर्जी, और वो उसके नतीजे में हमें वर्क डन क्या दे सकता है, आउटपुट क्या दे सकता है, वर्क डन। इनपुट क्या देंगे, एनर्जी, आउटपुट क्या मिलेगा, वर्क डन। और इनपुट हमेशा क्या देते हैं हम, Q1, ऊपर क्या मिलेगा, वर्क डन। इधर अगर पूछा जाए एफिशिएंसी की यूनिट क्या होती है, ऊपर आउटपुट, आउटपुट क्या, वर्क डन, वर्क डन की यूनिट जूल, नीचे क्या है, हीट, हीट की भी यूनिट जूल, जूल से जूल कैंसिल, तो एफिशिएंसी की यूनिट कोई नहीं, एफिशिएंसी की यूनिट कोई नहीं। आउटपुट की यूनिट, आउटपुट वर्क डन, वर्क डन की यूनिट जूल। इनपुट की यूनिट, इनपुट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, तो इनपुट की यूनिट भी जूल। ये भी पूछते हैं, द यूनिट ऑफ इनपुट इज़ डैश। तो बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं, इनपुट की क्या यूनिट पुट करें, क्योंकि इनके दिमाग में ये नहीं आता। पहले कंप्यूटर आता है जिसमें आप टाइप कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट, तो वहाँ पे आप क्या यूनिट पुट करें समझ में नहीं आ रहा होता है। तो इनपुट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है ना, एंड आउटपुट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन। दोनों की यूनिट क्या होती है, जूल। इनपुट और आउटपुट दोनों की यूनिट क्या है, जूल, इसीलिए एफिशिएंसी की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है ना। डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है Q1 माइनस Q2 के, किसके बराबर होता है, Q1 माइनस Q2 के। इस बात को यहाँ से देख लेंगे आइसोथर्मल कंडीशन से। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू क्या होगा, ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस। हमेशा Q1 माइनस Q2 करवाते हैं, कभी भी Q2 माइनस Q1 नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि जो हीट एब्जॉर्ब करता है वो Q1 मैंने बताया वो हमेशा ज़्यादा होगा, और जो हीट रिजेक्ट करता है Q2 वो हमेशा कम होगा। तो इसीलिए हमेशा क्या करवाते हैं, Q1 माइनस Q2 करवाते हैं डेल्टा डब्ल्यू की जगह। तो ये एक इक्वेशन आ गई एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ये एक इक्वेशन आ गई, एक फार्मूला हो गया, सेकंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला। और फार्मूला चेक करते हैं। एफिशिएंसी का ये फार्मूला भी होता है 1 माइनस Q2 ओवर Q1 इंटू 100, 1 माइनस Q2 ओवर Q1 इंटू 100। एक और फार्मूला। और हीट और टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसीलिए इस इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू, जहाँ पे Q2 Q1 है वहाँ पे T2 T1, 1 माइनस T2 ओवर T1 इंटू 100, ये भी एफिशिएंसी का फार्मूला। और अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ, यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, T1 माइनस T2 ओवर T1, ये बनेगा ना, T1 माइनस T2 ओवर T1। तो T1 माइनस T2 क्या बनेगा, डेल्टा T ओवर T1 इंटू 100। तो दिस आर ऑल द इक्वेशंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। बात समझ में आ रही है। तो ये एफिशिएंसी से रिलेटेड ये बातें थी।
इसमें वो सारी बातें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप घर जाके इसके MCQ सॉल्व करेंगे तो आपसे सॉल्व होगा। ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कल जो मैं पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह कल 2 चैप्टर का मेरा टारगेट है, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो अब एक एक दिन में 2-2 चैप्टर करवा के मैं आपके कोर्स जितनी मेरी क्लासें बाकी उससे पहले ख़त्म करवा करके, तो आप MCQs अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो मेरे सामने MCQs लेकर आएंगे तो मैं आपको गाइड कर सकूँगा, ये MCQs ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आज पढ़ करके चले गए, यहाँ पे जितनी बातें सारे MCQs से रिलेट हैं, तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि ये MCQs इस टॉपिक को सर ऐसे पढ़ा रहे थे, इसके MCQs यूँ करके आ रहे हैं, इस टॉपिक को यूँ पढ़ रहे थे हम, इसके MCQs यूँ करके आ रहे हैं। फिर जाके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग समझ में आएगा कि इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में कोई ज़्यादा बातें नहीं है, 2 स्टेटमेंट है, कैल्विन्स स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट, दोनों बराबर होते हैं, बोथ आर इक्वल। इस बात को आपने प्रूफ किया होगा। जगह मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने कैल्विन स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट लिखा नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कैल्विन स्टेटमेंट में क्या बात की गई है, कैल्विन स्टेटमेंट में कहा गया इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी साइक्लिक हीट इंजन विदाउट हैविंग अ सिंक टुवर्ड्स अ पार्ट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड। और से सुनना है, कैल्विन स्टेटमेंट में ये बात की गई कि ये नामुमकिन है कि हम साइक्लिक हीट इंजन बना लें सिंक के बगैर जहाँ पे वो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करता है। बेसिक एग्जाम्पल है, आप जितनी भी गाड़ियाँ देख रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए क्या है, सिंक मौजूद है जहाँ पे वो हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। और किसी भी गाड़ी में अगर वो हीट रिजेक्ट ना करे, उसके साइलेंसर पे आप कोई कपड़ा या कोई रुमाल या कोई भी चीज़ बांध दें तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि हीट रिजेक्ट नहीं हो रहा। तो कैल्विन ने यही बात कही, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लिक हीट इंजन विदाउट हैविंग अ सिंक, सिंक के बगैर हम इंजन नहीं बना सकते, साइक्लिक हीट इंजन हम नहीं बना सकते जहाँ पर वो अपना कोई ना कोई अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है, रिजेक्ट करता है। तो इस बात को ज़रा नोट करिएगा, यहाँ पे ये बात हो रही है हीट रिजेक्ट करेगा सिंक की तरफ। कैल्विन स्टेटमेंट में क्या बात सामने आ रही है कि हीट कोई ना कोई रिजेक्ट करेगा कहाँ पे, सिंक की तरफ। क्लॉसियस स्टेटमेंट में क्या कहा जाता है, क्लॉसियस स्टेटमेंट कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू काउज हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी को ज़ाया किए बगैर हम कोल्ड से हॉट की तरफ हीट को ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। जब बच्चे पढ़ते हैं शुरू में हीट और थर्मोडायनेमिक, तो उनको यही बात समझाई जाती है कि हीट ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर, मतलब हॉट से कोल्ड की तरफ। लेकिन जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ते तो वहाँ पर ये बात पता लगती है कि हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रैवल नहीं करता, बल्कि एक कंडीशन है जिस कंडीशन के ऊपर हीट कोल्ड से हॉट की तरफ भी ट्रैवल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिफ्रीज़र या फ्रिज खोला तो हीट कहाँ से आई, कोल्ड से हॉट की तरफ आई, है ना। आपने एयर कंडीशन खोला, ऑन किया तो हीट कोल्ड से हॉट की तरफ आई। और क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है कि हम कोल्ड से हॉट की तरफ हीट ट्रांसफ़र करवा दें जब तक वो कोई ना कोई एनर्जी ज़ाया ना कर दे। अगर ऐसी एयर कंडीशन है तो उसका वाटर बाहर है, वो एनर्जी ज़ाया कर रहा है। डीप फ्रीज़र है, वो कोल्ड से अगर हॉट की तरफ हीट दे रहा है तो डीप फ्रीज़र के पीछे वाला एरिया गर्म है, हीट रिलीज़ कर रहा है। तो दोनों की बातें मिला जुला करके एक ही हैं। ये बोल रहा था कि हम हीट इंजन बना नहीं सकते सिंक के बगैर जहाँ वो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करेगा, और ये कह रहा है कि हम कोल्ड से हॉट की तरफ हीट ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते जब तक हीट रिजेक्ट ना कर दें। तो दोनों हीट रिजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो बोथ आर इक्वल, इसको प्रूफ करके दिखाया जाता है। तो यहाँ पे आपको प्रूफ करके नहीं दिखाना, आपको इसके कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए कि दोनों में बातें क्या हो रही हैं। बात क्लियर रही है। उसके बाद यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। Cp इज़ द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड Cv इज़ द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। Cp हमेशा ज़्यादा होता है, Cv हमेशा कम होता है, क्योंकि ये वाला अमल हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे और ये अमल हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर आते हैं तो वर्क डन ज़ीरो, जब काम ही नहीं है तो उसकी वैल्यू छोटी होगी। और कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम आते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज कॉल्ड द आइसोबैरिक कंडीशन इन विच वी गेन सम सॉर्ट ऑफ वर्क डन दैट शुड बी इक्वल टू P डेल्टा V। तो यहाँ पे कोई ना कोई वर्क डन मिलता है और कांस्टेंट वॉल्यूम में कोई भी वर्क डन नहीं मिलता, इसीलिए कांस्टेंट प्रेशर पे अमल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। जब भी इसको कहा जाता है कि Cp ज़्यादा होता है किससे, Cv से। मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर हमेशा ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है किसके मुकाबले में, Cv के मुकाबले में। सही है ना। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं। Cp की वैल्यू होती है 3R/2, Cv की वैल्यू होती है 5R/2 मोनोटोमिक गैस के लिए,
और इसमें जो गैमा होता है, गैमा क्या होता है कि गैमा अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो गैमा बराबर होता है CP डिवाइड बाई CV। अगर दोनों वैल्यू को आप पुट करते हैं, CP यानी कि 3R/2 ऊपर और CV, यहाँ पर मैंने एक गलती की हुई है, ये CP है ये 5R/2 है और ये CV है ये 3R/2 है, इसकी वैल्यू कम होती है। और ये जो CP है ये 7R/2 है और ये 5R/2 है, सही है। अगर आप इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे यहाँ ऊपर, ठीक है ना, CP/CV कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू और कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू, ऊपर 5R/2 पुट कर दें, नीचे 3R/2 पुट कर दें, सॉल्व करेंगे तो गैमा की वैल्यू क्या आएगी 1.66। तो यहाँ पे 3 बातें याद रखनी है CP के लिए, मोल एटॉमिक गैस के लिए CP 5R/2 होगा, CV 3R/2 होगा और गैमा की वैल्यू क्या होगी 1.66 रेशो। व्हाट इज गैमा? गैमा इज द रेशो बिटवीन द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए गैमा की वैल्यू कितनी होती है 1.66। अगर हम बात करते हैं डायटॉमिक गैस के लिए तो CP की वैल्यू 7R/2, CV की वैल्यू 5R/2, ठीक है ना। और इन दोनों को अगर आप गैमा में पुट करेंगे, इस वाली कंडीशन में पुट करेंगे तो आपका गैमा जो अचीव होगा वो होगा, उसकी वैल्यू आएगी 1.4। डायटॉमिक गैस के लिए गैमा की वैल्यू कितनी होती है 1.4 होती है। ये बातें क्लियर है। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड दी एंट्रोपी। एंट्रोपी को कहा जाता है, एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंट्रोपी क्या कहलाता है? मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये बात याद रखेंगे, एंट्रोपी हमेशा या तो कांस्टेंट रहता है या तो इंक्रीज होता है, एंड इट कैन नॉट बी डिक्रीज, ये कभी भी डिक्रीज नहीं होता। इसकी एग्जाम्पल यूँ करके ले लें कि एक जार है या एक बॉक्स है, उसमें बीच से आपने क्या किया हुआ, पार्टीशन, सेपरेशन किया हुआ है। एक तरफ आपने रेड बॉल डाले, एक तरफ आपने वाइट बॉल डाले, इक्वल नंबर के, सही है ना। फिर पार्टीशन को हटाया और पार्टीशन को हटाने के बाद वो जो बॉक्स है उसको आपने शेक किया। जब शेक करेंगे तो रेड वाला वाइट की तरफ, वाइट वाला रेड की तरफ मिक्स हो जाएगा, तो हम बोलेंगे उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। क्या हो गई? और अगर हम कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं करते, वैसे ही छोड़ देते, तो उसकी एंट्रोपी क्या रहती? कांस्टेंट, ना तो बढ़ती ना तो चेंज होती, कांस्टेंट रहती। लेकिन जब आपने उसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करवाया, उसको शेक किया, तो शेक करने के नतीजे में दोनों बॉल आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए, तो एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। एंट्रोपी क्या हो गई? इंक्रीज। अब अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने कोई ऐसा मेथड निकाल लिया शेक करने का कि रेड वाले दोबारा अपनी तरफ आ गए, वाइट वाले दोबारा अपनी तरफ आ गए, तो भी इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि रेड वाले जो बॉल पहले जिस पोजीशन पे थे, वाइट वाले जो से बॉल पहले जिस पोजीशन पे थे, बिल्कुल वहीं पर आ जाएं। ऐसा इम्पॉसिबल है। तो एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं होता है, हमेशा इंक्रीज होता है या तो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी इस बात को बताई गई है। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, कायनात की जो एंट्रोपी है, इज आइदर रिमेन्स कांस्टेंट, या तो ये कांस्टेंट रहती है, और इट डिक्रीजेज एंड इट कैन नॉट बी। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज आइदर रिमेन्स कांस्टेंट और इट इंक्रीजेज एंड कैन नॉट बी डिक्रीज। या तो हमेशा ये इंक्रीज होगी या तो कांस्टेंट रहेगी और कभी भी डिक्रीज नहीं होती है। किससे इंडिकेट करवाते हैं एंट्रोपी को? डेल्टा एस से। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू अपॉन टी। डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट, टी इज द टेम्परेचर। और इस फॉर्मूले को यूँ भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा क्यू अपॉन टी। व्हाट इज माइनस साइन? अगर आप माइनस साइन इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आप बोलेंगे सर एंट्रोपी की वैल्यू तो नेगेटिव का आ रही, तो मतलब डिक्रीज हो गया। यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब कभी भी डिक्रीज नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये वाला फार्मूला, और अगर हीट रिलीज हो रही है तो ये वाला फार्मूला। तो नेगेटिव साइन ऑलवेज शोज द रिजेक्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम। एंट्रोपी नेवर डिक्रीजेस, इज आइदर रिमेन्स कांस्टेंट और इट इंक्रीजेस। यूनिट की बात करेंगे तो जूल पर केल्विन। बात समझ में आ गई है? तो ये हमारा जो चैप्टर था दैट इज़ कॉल्ड दिस चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ कॉल्ड हीट, ठीक है ना। तो एक वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट चैप्टर है जिसको मैंने तकरीबन इसके एक एक टॉपिक उठा करके आपके सामने डिस्कस किया है, ठीक है। तो आपके ये MCQ सॉल्विंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज ही इसके MCQ सॉल्व करते रहें, आपका टाइम ज़्यादा बाकी नहीं रहेगा कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए, तो ज़्यादा MCQ सॉल्व करते रहें। और मैंने आपको कहा हुआ है कि आखिरी के 1-2 क्लास या 3 क्लास या 2 क्लास मैं ऐसे रखूँगा जिसमें हम MCQs आपसे जो सॉल्व नहीं हो रहे होंगे मैं वो आपको करवाऊँगा। और एक और बात, मैंने कराची यूनिवर्सिटी वाला पेपर आपको शेयर किया हुआ है, पास पेपर फिजिक्स का,
उसको लाजमी सॉल्व कर लें रोज़ाना 1 घंटा लगा कर उसको सॉल्व करें, ठीक है। क्योंकि आपको उससे आइडिया होगा कि किस किस्म के सवाल जो है वो हमारे पास आ रहे होते हैं। बात क्लियर है? तो ये हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। कल इंशाल्लाह ताला हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।